हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी जो है सम्राट अशोक के ऊपर जो है बीबीसी में एक विवेचना प्रोग्राम आता है जो कि एक तरह से पॉडकास्ट है। और रेहान फजल जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उनके द्वारा जो है विवेचना प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है जो कि वाकई शानदार होता है। और बहुत ही समय जो है हम उसके प्रशंसक रहे हुए हैं। और अभी जो है उन्होंने सम्राट अशोक के ऊपर जो वीडियो बनाई है वह वाकई काबिल तारीफ़ है, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं जो कि विवाद का केंद्र है और उनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। वह जो है भ्रम जाल में फंस गए और फिर उन्होंने यह गलती की। और वो गलती जो है उसका उदाहरण जो है हम बीबीसी के ही न्यूज़ रिपोर्ट से ही निकाल कर दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे जो है गलत बात बोला है। और फिर आगे जो है हम उन्हीं के वीडियो से देखेंगे कि उन्होंने जो है कंट्रोवर्शियल बात जो है कहीं और कुछ और कहीं पे कुछ बोला है। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं उनके इस वीडियो को और देखते हैं फिर कि क्या उनके वीडियो में क्या कुछ है। तो हम शुरू करते हैं अभी। सम्राट अशोक बीबीसी हिंदी सर्च करते हैं और फिर जो है ये वीडियो जो है हमारे पास जो आता है उसको हम प्ले करते हैं। और फिर इसको जो है आपको जो है हमने जो है बुकमार्क करके रखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। हम पहले चलते हैं 2 मिनट 25 सेकंड पे और फिर देखते हैं वहाँ से क्या है वीडियो में। और आप देखिए, सुनिए पहले। सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उस शख्स चाणक्य से शुरू होती है जिसने उन्हें मगध की गद्दी पर बैठाया था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी अधिपत्य समाप्त होने लगा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले तो चंद्रगुप्त ने धनानंदा के खिलाफ हार का स्वाद चखा, लेकिन फिर उन्हें हराकर उत्तरी भारत के निर्विवाद शासक बन गए। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजीत। तो आपने देखा कि जो है उन्होंने यह बताया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बने और सम्राट अशोक का जो पूरा राज्य काज है वो सारा जुड़ा हुआ है चाणक्य से। तो यह पूर्व के वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि चाणक्य एक फर्जी किरदार था और वो जो है गढ़ा गया था आपको बहुत सारे लेखकों के द्वारा। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो पहली बार 1905 में जो है सीधे के सीधे श्याम शास्त्री के द्वारा प्रकट हुई थी और 1909 ईस्वी में जो है उसको प्रकाशन उसका किया गया था। और कोई भी जो है पुस्तक के अंदर का जो कुछ भी लिखा हुआ है मौर्य काल से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो यह तो तय है कि वह जो है मौर्य काल में नहीं थे चाणक्य। तो अब इसको जो है हम इन्हीं के वीडियो से आपको दिखाते हैं कि जो है कैसे ये प्रूफ होता है कि वो नहीं थे। तो हम वापस से चलते हैं अपने इस जो है लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और फिर यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। ये जो है हम यहाँ सर्च करेंगे बुद्धा बीबीसी हिंदी, ठीक है। और ये आ गया हमारे सामने। उनकी भूमिका सामाजिक क्रांतिकारी की तरह थी, आधुनिक भारत के अन्य संस्थापकों की। और इसमें जो है हम चलते हैं आपसे 3 मिनट और 10 सेकंड और सुनते हैं वहाँ पे क्या जो है ये मोहनलाल शर्मा हैं जिनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये थी कि बुद्ध जो कर रहे थे वो बहुत हटकर था, लेकिन क्या वो एक क्रांतिकारी बनकर खड़े हुए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरी राय ये है कि इसकी संभावना कम ही है। प्राचीन भारत की तस्वीर आमतौर पर उसी तरह से उतारी जाती है जिस तरह के चित्र अजंता की गुफाओं में उकेरे गए हैं। चट्टानों पर उभरे ये दृश्य बुद्ध के जीवन के कुछ पहलुओं की तरह थोड़े धुंधले पड़ गए हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि बुद्ध भारतीय इतिहास के पहले ऐसे जटिल व्यक्ति हैं जिन्हें पहचान और मान्यता मिली। भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले हुई। हिंदू धर्म की धारणाओं के सबसे पुराने स्रोत वेद लगभग 1000 साल बाद अस्तित्व में आए। इसमें बलि और अन्य अनुष्ठानों का विवरण है जिन्हें
तो आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में जो है मोहनलाल शर्मा जो है उनके द्वारा यह बताया गया है कि भारतीय सभ्यता जो है आज से 2500 साल पहले शुरू हुई थी। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा लगभग 500 ईसा पूर्व, और उससे थोड़ा दिन पहले ही जो है तथागत गौतम का जन्म हुआ था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके 1000 साल बाद जो है वेद अस्तित्व में आए। मतलब मोहनलाल शर्मा के हिसाब से ईसा के 500 साल बाद जो है वेद अस्तित्व में आए, जो कि मेरे हिसाब से तो जो है और बाद में आए, उस समय मौखिक अवस्था में रहे होंगे। तो जो है अब इसको हम एनालिसिस करते हैं कि ईसा से लगभग 250 साल पहले सम्राट अशोक थे, 300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उस समय थे चाणक्य जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और उस समय जो है वेद जो है मतलब कथित रूप से जो कहा जाता है कि वेद मौखिक चल रहा था, लिखा गया बाद में। तो चाणक्य ने इतने प्रकांड थे, उनको संस्कृत भी आती थी, जो कि उस समय किसी भी एविडेंस में नहीं मिला कि संस्कृत जो है उस समय पाया गया है, किसी भी इंस्क्रिप्शन में या फिर कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। पुरातात्विक एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो चाणक्य के द्वारा जो है वेद क्यों नहीं लिख दिया गया भाई? जब उस समय वेद मौखिक रूप से प्रेजेंट था तो ये अर्थशास्त्र क्यों लिखने लगे थे? तो आप समझ सकते हैं ये बात कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वेद जो है बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम अपनी यहाँ पे राय नहीं दे रहे हैं। बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से ईसा के 500 साल बाद वेद आए और ईसा से 300 साल पहले जो है अर्थशास्त्र आ गया। तो यह थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे जो है रेहान फजल जी जो है चूक गए हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कृपया थोड़ा सा रिसर्च करके जो है इसके ऊपर जो है अपना वीडियो बनाएं। तो चलिए हम आगे भी आपको जो है कुछ और वीडियो जो रेहान फजल जी के द्वारा जो है दिया गया है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, और फिर आपको जो है आगे उस पर डिस्कशन करते हैं। हम चलते हैं 7वें मिनट पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमें रेहान फजल जी के द्वारा क्या मिलता है। ठीक है। इस दौरान अशोक ने अपने 99 अन्य सौतेले भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब जाकर वो अपने आप को मगध का राजा घोषित कर पाए। सुनील खिलनानी अपनी किताब इनकार्नेशंस इंडिया इन 50 लाइफ्स में लिखते हैं, मारे गए भाइयों की संख्या वास्तव में 6 थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गद्दी के लिए हुआ रक्त रंजित संघर्ष कई सालों तक चला था। उस समय अशोक की उम्र 34 साल थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे उस समय रोम और कार्थिक। अब जो है आपने सुना कि रेहान फजल जी ने बताया कि अशोक ने जो है अपने 99 चचेरे भाइयों की हत्या करी थी, और उसी के थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने एक लेखक का रेफरेंस देते हुए कहा कि 6 जो है भाइयों की हत्या की थी उन्होंने। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 तर्क हम आपको देना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि 99 भाइयों का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये तो उन्होंने जानकारी नहीं दी, और 6 भाइयों की जो है उन्होंने जानकारी दी। और आगे भी वो बताते हैं कि वो एक्चुअली 6 भाई जो थे वो सत्ता के संघर्ष में मारे गए थे, जो कि अक्सर होता था। महाभारत में भी अर्जुन के द्वारा जो है अपने चचेरे भाइयों की हत्या की गई थी, वो भी तो उनके चचेरे भाई थे, वो भी सत्ता संघर्ष था। तो इसी प्रकार से जो है ये भी था, लेकिन 99 भाइयों की बात जो है वो बिल्कुल ही फर्जी है, और जो है इसका रेफरेंस जो है रेहान फजल जी को ज़रूर से देना चाहिए था। अब हम आगे जो है चलते हैं अगले पॉइंट पे, रेहान फजल जी ने क्या कहा है वहाँ पे चलते हैं। लेकिन ये जीत इतनी रक्त रंजित थी कि इसने अशोक के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उसने सार्वजनिक रूप से उस पर अपना खेद प्रकट किया और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपना लिया, जो भारत में अभी नया नया था। अशोक के शासन के समय भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थीं, उतनी पहले कभी नहीं थी। विविधताओं से भरे ऐसे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीली हो। चार्ल्स हेलन लिखते हैं, कलिंग युद्ध ने अशोक को नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया। अब जो है यहाँ पे रेहान फजल जी की बात को हम जो है
थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। और आप देखिए कि रेहान फजल जी के द्वारा जो है बताया गया कि उस समय जो है बौद्ध धर्म एकदम नया धर्म था। तो ये बताना भूल गए कि अशोक के समय में जो है उससे लगभग 300-350 साल पहले जो है तथागत गौतम जो है आए थे इस पृथ्वी पर, और उनसे भी पूर्व बुद्ध जो है बहुत सारे बुद्धों का जो है एविडेंस मिल चुका है, उनका गांव मिल चुका है। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, भविष्य में उस पर वीडियो बनाएंगे तब जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि जिस समय तथागत गौतम थे उस समय वो श्रावस्ती की यात्रा किए, मगध की यात्रा किए। मगध के राजा बिंबिसार थे जो कि बहुत बड़े राजा थे। वो जो है तथागत गौतम के लिए जो है विहार बनवाते थे उनके लिए। उसके बाद जो है जिस समय तथागत गौतम की मृत्यु हुई थी 12 अलग अलग राज्य जो है लड़ पड़े थे उनकी अस्थियों के लिए। तो जब इतने राज्यों में फैला हुआ यह धर्म था तो उन्होंने कैसे कह दिया कि नया धर्म था। 350 साल पुराना जो हो चुका था समय, उस समय यह धर्म नया नहीं था बल्कि यह जो है पुराना धर्म था। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो है सम्राट अशोक जो थे वह बौद्ध बन गए। फिर बाद में जो है करेक्ट करके बोला ना मात्र बौद्ध से बौद्ध बन गए। तो आपको यह जानना चाहिए कि सम्राट अशोक क्या उस समय जो है लगभग सभी लोग बौद्ध ही थे। बौद्ध थे, जैन थे और आजीवक थे। 3 ही धर्म जो है, चारवाक भी लोग थे लेकिन वह धर्म नहीं था, एक तरह से केवल जो है ज्ञान का वो था। तो चारवाक बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 3 धर्म थे, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था और आजीवक धर्म था। तो यह कहना गलत है कि जो है नाम मात्र बौद्ध से जो है वो बौद्ध बन गए। तो हम आगे वीडियो में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है, फजल जी के द्वारा क्या कहा उसके गया। पोते अशोक के समय में ये अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद उसका तेजी से पतन शुरू हो गया। अशोक के बेटे और पोते अपने दादा और परदादा की क्षमता और स्तर के नहीं थे। उनका शासन भी बहुत थोड़े समय के लिए था। अशोक का पूरा साम्राज्य उसके कई दावेदारों के बीच विभाजित हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अंततः अशोक को भारतवासियों ने एक तरह से भुला दिया। धीरे धीरे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल समाप्त हो गया और लोग शिलालेखों पर लिखे उनके संदेश को पढ़ना भूल गए। लेकिन नियति का खेल देखिए, 19वीं सदी में अशोक की दोबारा खोज की ब्रिटिश इतिहासकारों विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप ने। उन्होंने ब्राह्मी लिपि का मतलब लोगों को समझाया। भारत की आजादी से सिर्फ 1 महीने पहले जुलाई 1900। तो आपने सुना कि जो है प्राकृत भाषा और धम्म लिपि, जिसको ब्राह्मी लिपि बोल रहे हैं रेहान जी। तो धम्म लिपि सम्राट अशोक के द्वारा जो है उसे धम्म लिपि लिखा हुआ है अपने अभिलेखों में, लेकिन उसको जो है ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रचारित किया जाता है। तो वो जो लिपि थी वह इन्होंने बताया कि भुला दी गई, पढ़ना लोग भूल गए। ये बताना ये भूल गए कि पढ़ना लिखना कोई नहीं भूला, उसको ढक दिया गया, उसको धीरे धीरे जो है छुपा दिया गया। क्योंकि अगर वो सामने आता तो उसकी खोज ज़रूर की जाती। आपको मैंने जो है टोपरा पिलर वाले वीडियो में भी बताया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, चाणक्य और टोपरा पिलर दोनों का ही। तो टोपरा पिलर वाले जो वीडियो मैंने बताया था कि जब फिरोज शाह तुगलक इंडिया में आया था तो उसको बहुत ही शौक़ था कि जो है ये जो पिलर है उसके जानकारी इकट्ठा करे। उसको पढ़ने की बहुत कोशिश करी उसने, अलग बात है कि पढ़ नहीं पाया। तो अगर यह सारा चीज़ सामने रहता तो कोशिश होती ही और शायद पढ़ पाते। अंग्रेज़ ज़्यादा काबिल थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उसके पहले इंडिया में कौन लोग पढ़े लिखे थे आपको पता ही है। वो लोग पढ़ना चाहें तब तो पढ़ पाएंगे, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो छुपा हुआ था, सामने आता तो लोग पढ़ने की कोशिश करते। तो यह जो है वीडियो हमने बनाया था। रेहान फजल जी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन इस तरह का जो है छोटा मोटा त्रुटि जो है उनके द्वारा किया जाता तो समझ में आता। इस तरह की बातें जो है बहुत ही बड़ी बातें हैं और रेहान फजल जी को थोड़ा जो है ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अगर उनको फिर भी अगर जो है मैं चाहता हूं कि जो है वो जो है थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि हम भी जो है थोड़ा क्लियर हो सकें और उसके ऊपर जो है अपनी बात कह सकें। और विवेचना का मतलब ही यही होता है कि कोई बात को एनालिसिस करना।
तो हमने जो है इस वीडियो का एनालिसिस किया। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।